सो गाइस, कैसे हो आप सब। आई वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोविड के इस मुश्किल टाइम में आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, अपने एग्जाम के लिए अच्छा प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि अभी जो टाइम मिला है बहुत ही अच्छा समय आपको मिला है। एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काफ़ी अच्छा वक्त है जब आपको पूरी की पूरी दिन के 24 घंटे मिल रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा ये जो लेक्चर है ना, ये लगभग बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ये जो लेक्चर है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये लगभग हर एस्पिरेंट जो किसी भी स्टेट का पीसीएस का तैयारी कर रहा है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, इवन सीजीएल, रेलवे, हर जगह इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन रहते हैं। तो ये आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में काफ़ी मदद करने वाला है। और जब इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो जो एक बुक का नाम निकल के आता है वो है एम लक्ष्मीकांत। Believe me, this is one of the best book, finest book we have ever in our market. So एम लक्ष्मीकांत एक ऐसी किताब है ना जिसको आप पढ़ लो ना तो इंडियन पॉलिटी से चाहे किसी भी एग्जाम में प्रश्न है, आप लगभग 99% या मैं कहूँ तो 100% आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखो जेपीएससी में भी इंडियन पॉलिटी से 10 क्वेश्चन पूछे आने वाले हैं। आईएएस के प्री में आप देखो प्रीलिम्स में लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सो इंडियन पॉलिटी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आज का मोटिव क्या है, हम आज से क्या करेंगे, मैंने ये जो लेक्चर डिजाइन किया, मैं एम लक्ष्मीकांत का एक एक चैप्टर आपको ढंग से पढ़ाने वाला हूं। आप एम लक्ष्मीकांत की किताब खरीद लो, नहीं भी खरीदोगे तो मेरे नोट्स सफिशिएंट होंगे, पर अगर खरीद लो तो मेरे लेक्चर्स को देखने के बाद बस आप उसके एक बार थोड़ा स्टडी कर जाओ। एक बार रफली अगर आप पढ़ भी लेते हो ना तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। सो बेसिकली हम इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन को शुरू करने वाले हैं। और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जो किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, दे कैन ज्वाइन आवर चैनल हमारा झारखंड। और मेरी ये जो पॉलिटी के सारे नोट्स होंगे ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। सो जिन्होंने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड दिस इज मी, एज यू नो, योर मेंटर एंड गाइड। सो हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा मोटिव रहेगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के हर आर्टिकल, हर शेड्यूल, हर प्रोविजंस को, हर प्रावधान को बहुत ढंग से पढ़ें। हम पूरी की पूरी स्टडी करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा संविधान बना कैसे, ये एक देश को चलाता कैसे है, क्या क्या इसमें प्रोविजंस, आर्टिकल, शेड्यूल बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं, हम सब कुछ देखेंगे। इन शॉर्ट हम पूरी की पूरी एम लक्ष्मीकांत को बहुत ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज का हमारा ये जो लेक्चर है ये हमारा एम लक्ष्मीकांत का जो पार्ट 1 है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, उसका जो पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये भी 2 पार्ट में बांटा गया है, एक कंपनी रूल और एक बांटा गया है क्राउन रूल। इसका जो टाइम पीरियड है 1773 टू 1858 है और इसका है 1858 टू 1947। तो बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो पहला चैप्टर है उसमें 2 टाइम पीरियड है, कंपनी रूल का टाइम पीरियड है, क्राउन रूल का। आज का हमारा ये जो लेक्चर है हम उसमें कंपनी रूल को देखने वाले हैं। मतलब कौन सा पीरियड कहाँ से कहाँ के बीच में देखने वाले हैं, 1773 टू 1858 के बीच के टाइम पीरियड को देखने वाले हैं। इस टाइम पीरियड में क्या क्या ऐसे चेंजेस हुए, जिसने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हमारे लीगल सिस्टम का फ्रेमवर्क को सेटअप करने में मदद की। ठीक है, सो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो जो सबसे पहली बात निकल के आती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा एस्पिरेंट नहीं होगा जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना नहीं होगा। तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को एस्टैब्लिश हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर था वो लंदन में था। कहाँ था? लंदन में था। इस कंपनी में 215 नाइट्स एल्डरमैन थे, मतलब रिच पीपल थे जिसे आप कह सकते हो, जिन्होंने मिलकर ये कंपनी खोली थी। और ये कंपनी गवर्न होती थी एक गवर्नर से और 24 डायरेक्टर से, जिसे आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते थे। अब इस कंपनी को
क्वीन एलिजाबेथ जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, उनसे एक चार्टर मिला था, वो था रॉयल चार्टर ऑफ 1600। इस चार्टर में, चार्टर क्या है, बेसिकली एक तरह का परमिशन है, ठीक है, एक रिटर्न परमिशन ऑर्डर। इनको मोनोपोली दी गई थी कि ये इंडियन ओशन में और उससे उसके आसपास जो कंट्रीज है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और जो ईस्टर्न कंट्रीज थे उसमें ये ट्रेड कर सकते हैं, उसके साथ ये ट्रेड कर सकते हैं। इनको सिंगल मोनोपोली दी गई थी कि सिर्फ यही कंपनी इंडियन ओशन और उसके जो आसपास ईस्टर्न कंट्रीज थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसमें ट्रेड कर सकती है। इनको ट्रेड की मोनोपोली मिली थी, किससे मिली थी? रॉयल चार्टर ऑफ 1600 से मिली थी। किसने दिया था? क्वीन एलिजाबेथ वन ने दिया था, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को इनकॉर्पोरेट हुई। इस कंपनी में 215 लोग थे। इस कंपनी का जो गवर्निंग बॉडी था उसमें एक गवर्नर थे और 24 डायरेक्टर्स थे। ये गवर्नर डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता था, ये गवर्नर कंपनी को कंट्रोल करता था। समझ लो ये एक सीईओ टाइप का काम करता था। अब देखो, ये जो ट्रेड करते थे वो किस चीज में ट्रेड करते थे? ये कॉटन में, सिल्क में, इंडिगो में, डाई, शुगर, साल्ट, स्पाइसेस, सॉल्ट, पीटर, टी एंड ओपियम, इन सारी चीज़ों में ट्रेड करते थे। तो कंपनी तो 1600 में बन गई, लेकिन कंपनी भारत कब पहुंची? तो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट केम टू इंडिया इन सूरत इन 1608। 8 साल लग गए। 1600 में कंपनी बनी, लेकिन ये कंपनी इंडिया कब पहुंची? 1608 में। 8 साल लग गए। ये सबसे पहले सूरत के पोर्ट पे पहुंचे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे, ठीक है, यहाँ ट्रेड करने आए थे। तो बेसिकली ये जो कंपनी थी ना, ये ट्रेडर्स के फॉर्म में आए थे, ये ट्रेड करने आए थे। तो जो पहली फैक्ट्री इन्होंने सेटअप की वो 1611 में सेटअप की थी, और वो जगह था मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्रा कोस्ट ऑफ द बे ऑफ बंगाल, मतलब आंध्र प्रदेश में है, एक कोस्टल रीजन में है। तो जो पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी ने डाली थी वो मसूलीपट्टनम में डाली थी। बहुत लोग इसकी जानकारी नहीं है। और जो दूसरी फैक्ट्री डाली वो डाली 1612 में सूरत में। अब देखो, ये तो पहुंचे 1608 में, लेकिन पोर्तुगीज जो थे वो भारत में पहले से ट्रेड कर रहे थे। लगभग 1498 में जो वास्को ड गामा ने भारत की खोज की थी, उसी समय से पोर्तुगीज जो थे यहाँ ट्रेड कर रहे थे, और वो यहाँ काफ़ी अच्छे पोजीशन में थे। डच भी यहाँ पे आए। तो इंग्लिश ट्रेडर्स फ्रिक्वेंटली इंगेज इन हॉस्टिलिटीज विद देयर डच एंड पोर्तुगीज काउंटर पार्ट्स, कि डच पोर्तुगीज भी यहाँ ट्रेड कर रहे थे। इनकी आपस में हमेशा झड़प होती रहती थी। अब पोर्तुगीज अच्छे पोजीशन में थे, लेकिन एक छोटा सा वार हुआ जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ स्वाली, जो कि 1612 में हुआ। और इसमें क्या हुआ ना कि ब्रिटिशर्स ने पोर्तुगीज को हरा दिया। एक छोटा सा नेवल वार था, ठीक है, 4-5 छोटे शिप्स मिलकर लड़े थे। और इस बैटल ऑफ स्वाली में क्या हुआ कि पोर्तुगीज को ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिशर्स ने हरा दिया, और पूरा का पूरा पोर्तुगीज को हराने के बाद उनको ट्रेड करने में आसानी होने लगी। अब जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आए थे, उस समय मुगल काल का शासन था, और जहांगीर जो थे उस समय गद्दी बैठे हुए थे। जहांगीर कौन? अकबर के बेटे और शाहजहां के पिताजी। तो ये बैठे हुए थे। अब ये जो भारत आया ना, तो इनको लगा कि देखो, उनको चार्टर, जो रॉयल चार्टर ऑफ 1600 मिला था, इससे उन्हें भारत में ट्रेड करने का परमिशन तो ब्रिटिश क्राउन ने दे दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे दिया था। लेकिन यहाँ आने के बाद इन्होंने देखा कि यहाँ पे मुगल एम्पायर, जहांगीर का शासन है, तो इनको उससे ही परमिशन लेनी पड़ेगी ट्रेड की। तो ये बात उन्होंने लंदन में ब्रिटिश क्राउन को भिजवाई। और ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, एक डिप्लोमेटिक एम्बेसडर को भेजा, सर थॉमस राय को भेजा कि आप जाओ जहांगीर से बात करो और एक कमर्शियल ट्रीटी लो, एक एक्सक्लूसिव राइट लो, कहाँ? सूरत में, कि सिर्फ यहाँ हम ही बिजनेस कर पाएंगे। तो जेम्स वन ने, क्वीन एलिजाबेथ के बाद जेम्स वन जो ब्रिटिश क्राउन के हेड बने, उन्होंने सर थॉमस राय को भेजा जहांगीर से बात करने के लिए, टू गेट एक कमर्शियल ट्रीटी साइन करने के लिए, जिससे उनको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाए, कहाँ? सूरत में ट्रेड करने की। मतलब सूरत का जो एरिया था उसमें अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स से ट्रेड कर सकते हैं, बाकी किसी को ट्रेड करने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। और सर थॉमस राय बहुत ही चालाक व्यक्ति थे, बड़ा कनिंग नेचर के व्यक्ति थे। इन्होंने जहांगीर को अपने शिकंजे में फंसा लिया और एक कमर्शियल ट्रीटी साइन करा के एक्सक्लूसिव राइट्स ले लिए कि सूरत में अब वही ट्रेड करेंगे। और इसके बदले में जहांगीर को यूरोपियन मार्केट से जो बहुत कॉस्टली लग्जरियस आइटम मिलते थे उनको लाके दिया करते थे। सो इस तरह से 1612 में तो इन्होंने दूसरी फैक्ट्री डाली ही थी, और इन्होंने सूरत पे एक्सक्लूसिव राइट ले लिया
ट्रेड करने का, और पोर्तुगीज बैटल ऑफ सॉली से हारने के बाद यहाँ से चले गए। अब देखिए अब आगे क्या होता है। अब धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया, ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत होती चली गई, और इन्होंने सूरत में 1690 में, मद्रास में 1639 में, बॉम्बे में 1668 में और कलकत्ता में 1690 में ट्रेडिंग पोस्ट बना लिए। मतलब ट्रेड करने के पोस्ट इन्होंने बहुत सारी जगह पे क्रिएट कर लिए थे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पे मद्रास में, बॉम्बे में, कलकत्ता में बना लिए थे। और बाई 1647 23 फैक्ट्रीज, 23 फैक्ट्रीज डाली जा चुकी थी। अच्छा, ये जो फैक्ट्रीज है ना, ये एक तरह के गोडाउन हुआ करते थे। एक्चुअली बेसिकली ये ट्रेड करते थे, तो जैसे मसाला हुआ, सॉल्ट हुआ, बहुत सारी चीज़ें तो ये अपने गोडाउन में रखते थे, और जब लंदन से शिप्स आती थी तो ये शिप पे उन चीज़ों को लोड कर दिया करते थे, और वो फिर शिप लेके ब्रिटेन चली जाती थी। तो बेसिकली जो फैक्ट्रीज हैं एक तरह के गोडाउन थे। तो बाई 1647 23 फैक्ट्रीज ये लगभग इंडिया में डाल चुके थे, और हर फैक्ट्री का एक गवर्नर होता था, और लगभग 90 एम्प्लॉय होते थे हर उस फैक्ट्री में। अब आप देखो इन्होंने जो ट्रेडिंग पोस्ट डाला था, जो बनाया था, वो कितने इंपॉर्टेंट जगह बनाया था। और हर ट्रेडिंग पोस्ट में इन्होंने एक फोर्ट भी बना रखा था। जैसे मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, बॉम्बे में बॉम्बे कैसल बनाया, और कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स बनाया। मुझे लगता है बहुत लोग को ये पता होगा फोर्ट विलियम्स। अगर आप जाओगे कलकत्ता तो अभी मिलेगा आपको। अब देखिए क्या हुआ कि जहांगीर ने तो सूरत में एक्सक्लूसिव राइट दिए ही थे कि ठीक है, सूरत में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी। लेकिन जब जहांगीर के बाद उनके बेटे आए शाहजहां, तो उन्होंने इस राइट्स को और एक्सटेंड कर दिया इन 1634, और इन्होंने बंगाल तक इस राइट्स को एक्सटेंड कर दिया कि बंगाल के रीजन में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी। और 1717 में इनके सारे कस्टम ड्यूटी जो इन पे लगा करते थे इनके माल पे, इन सबको भी हटा दिया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी का शक्ल ले रही थी। अब जो एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ वो हुआ बैटल ऑफ प्लासी। अब हुआ बैटल ऑफ प्लासी। एक्चुअली जो नवाब ऑफ बंगाल थे उस समय सिराजुद्दौला, उनको लगा कि यार ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये सही समय टैक्स नहीं दे रहे हैं, और इनको जो ट्रेड प्रिविलेज मिली है, जैसे कि शाहजहां ने एक्सक्लूसिव राइट दे रखा था बंगाल में ट्रेड करने की, ये उन ट्रेड प्रिविलेजेस का मिसयूज कर रहे हैं। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि ये जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स है, ये देखिए आप फिगर में देख सकते हो, इसको अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स थे उन सबको एक छोटे से जेल में डाल दिया, जिसे डंजन कहा जाता है। अब ये जेल था, इतना छोटा जेल था कि इसमें 6 से 8 लोग की कैपेसिटी थी, लेकिन इन्होंने कम से कम 150 ब्रिटिश सोल्जर को, और जो इंडियन सोल्जर्स भी उसमें मिक्स थे, इन सबको बंदी बना लिया था, जिसमें से लगभग घुटन और गर्मी की वजह से लगभग 75% लोग की मौत हो गई। लगभग 125 सोल्जर मर गए। अब ये बात रॉबर्ट क्लाइव को इतनी चुभी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में। ये एनिमिटी क्रिएट कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल के बीच में। और ये जो प्लासी का युद्ध हुआ, सो एक्चुअली हुआ क्या कि रॉबर्ट क्लाइव भी एक बहुत ही तेज व्यक्ति थे। उसने क्या किया कि सिराजुद्दौला के जो कमांडर इन चीफ थे मीर जाफर, उसको उसने ब्राइब दे दिया कि भाई तुम इस युद्ध में पार्टिसिपेट मत करना, इस लड़ाई में तुम पार्टिसिपेट मत करना, और अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें नवाब ऑफ बंगाल बना दूंगा, अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मैं जीतूंगा ही। तो इस तरह से मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को बिट्रे कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव ये जीत जाते हैं बैटल ऑफ प्लासी, नवाब ऑफ बंगाल हार जाते हैं सिराजुद्दौला। और इस तरह से जीतने के बाद बैटल ऑफ प्लासी, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को वहाँ का नवाब ऑफ बंगाल बना दिया और कलकत्ता रीजन पे कैप्चर कर लिया। अब देखिए धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी एक टेरिटोरियल पावर के रूप में उभर रही है। कलकत्ता को इसने कैप्चर कर लिया था, उसके आसपास के सारे एरिया को। अब दूसरा जो फाइनल इवेंट हुआ जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बड़े पावर के रूप में उभार दिया, वो था बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुआ। एक्चुअली मीर जाफर के बाद जो उसका सन इन लॉ था मीर कासिम, ये 1760 में नवाब ऑफ बंगाल बना। कब बना? 1760 में। और ये धीरे धीरे अपने पावर को एक्सरसाइज कर रहा था। इस वजह से कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हुई और बैटल ऑफ बक्सर हुआ। इस
बैटल ऑफ बक्सर में एक अलायंस, इंडियन स्टेट का अलायंस था, जैसे नवाब अवध बंगाल और मुगल एम्पायर, ये तीनों ने मिलकर एक लड़ाई लड़ी किससे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एन अलायंस ऑफ इंडियन स्टेट, जिसमें कि बंगाल, अवध और मुगल शामिल थे, ये तीनों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी से एक लड़ाई लड़ी जिसे बैटल ऑफ बक्सर बोला गया 1764 में। और ये बैटल ऑफ बक्सर जो लीड किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से मेजर हेक्टर मुंडू ने लीड किया था। और इन्होंने ये जो अलायंस था बंगाल, अवध और मुगल एम्पायर का, इन लोगों को बैटल ऑफ बक्सर में बुरी तरह से हरा दिया। अब ये जो वार है ये इंड होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पे। बैटल ऑफ बक्सर हारने के बाद ये जो वार है वो इंड होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि 1765 में हुआ था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साल था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि इस साल उस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से इन्हें दीवानी के राइट्स मिल गए थे। अब ये दीवानी राइट्स क्या है और ये दीवानी राइट्स दिए किसने? ये दीवानी राइट्स दिए शाह आलम ने। शाह आलम ग्रांटेड ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी राइट्स और द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ एम्पायर फ्रॉम द ईस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। मतलब ये जो दीवानी राइट्स थे, ये क्या था? दीवानी था कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द ईस्टर्न प्रोविंसेस, जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे। एक्चुअली ये बहुत बड़ा एरिया था और यहाँ पे अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिल गई थी, मतलब कि रेवेन्यू कलेक्शन करने के राइट्स मिल गए थे। अब बेसिकली दीवानी बोला था राइट टू कलेक्शन ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। तो इनको रेवेन्यू कलेक्शन करने का राइट्स मिल गया था। और अब इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक टेरिटोरियल पावर के रूप में, एक पॉलिटिकल पावर के रूप में धीरे धीरे उभरने लगेगी। क्योंकि देखो, टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार किसको होता है? गवर्नमेंट को होता है, एक सरकार को होता है। तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल पावर है कि आपको टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया। और ये चूंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा बहुत बड़ा एरिया था और इसका दीवानी राइट्स मिलना मतलब सोने माने हाथ में सोना लगना हो जाएगा, कुछ ऐसी कहानी है। सो आइए अब हम देखते हैं आगे। सो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अपने आप को एस्टैब्लिश की। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थ्रू द रॉयल चार्टर ऑफ 1600। इसे दिया किसने था? क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था। एक ट्रेड मोनोपोली लेके आई थी कि ईस्टर्न इंडियन ओशन में और ईस्टर्न कंट्रीज जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ ट्रेड करने का अधिकार उन्हें ही है। इसके बाद 1765 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ी गई, जो मैंने बताई। और EIC ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज टू गेन द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की दीवानी इसको मिल गई। दीवानी मैंने अभी आपको बताया कि दीवानी क्या था? राइट अलाउड द कंपनी टू कलेक्ट रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल एंड ऑल्सो राइट ओवर सिविल जस्टिस। सिविल जस्टिस क्या होता है भाई? दो आदमी के बीच में अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो उसका एक फेयर सॉल्यूशन निकाल लेना। अच्छा, ये देखो, ये सिविल जस्टिस और रेवेन्यू, ये दोनों पे राइट्स मिले थे। मिलिट्री जस्टिस पे, मिलिट्री जस्टिस पे इनको राइट नहीं मिला था। देखो, इनको मिलिट्री जस्टिस चाहिए भी नहीं थी, ठीक है। किसके साथ क्या नाइंसाफी और ये नहीं हो रही है, इनको इससे कोई मतलब था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडर्स के रूप में आए थे, यहाँ ट्रेड करने आए थे, यहाँ से पैसा बनाने आए थे। और उनमें से एक जो ये चीज़ है, ठीक है, कि दीवानी का राइट्स है, ये इनको यहाँ मिल चुका था। अब ये टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा में जो कुछ भी पैदा हो रहा है, पीजेंट्स, फार्मर जो कुछ भी पैदा कर रहे हैं, उन सब पे अब टैक्स लगाने का ताकत किसे मिल गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। अब धीरे धीरे समय बढ़ा और 1858 में सिपाही म्यूटिनी हुई, जिसे आप फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हो। और इसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया और इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। मतलब ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया आफ्टर 1858। दैट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ सिपाही म्यूटनी। अब समझो, सिपाही म्यूटनी के तो बहुत सारे रीजन थे। जैसे ये जो सिपाही जिनके दम पे इन्होंने ये सब एस्टेब्लिश किया था, इन्होंने इनके सेंटीमेंट को, ये सोल्जर्स के सेंटीमेंट को हट कर दिया था। क्योंकि जो कार्टिलेज ये राइफल में लोड करते थे, उनका जो पेपर था उस पर जो ग्रीस लगा हुआ था वो बीफ या पॉर्क से बोला जाता था कि बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम दोनों के सेंटीमेंट को इन्होंने हर्ट करके रखा था। अच्छा, ये इनके रिलीजन, कास्ट, बहुत सारी चीज़ों पर इन्होंने मतभेद पैदा किया था। इसके वजह से बहुत लोग दुखी थे। बहुत सारे प्रोविंशियल स्टेट इनसे दुखी थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी जो बने मेरा बेटा बने। लेकिन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बहुत सारा इन्होंने उसमें चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से प्रोविंशियल स्टेट के जो भी हेड थे वो सब इनसे नाराज थे। नॉर्दर्न पार्ट के जो भी
लैंडलॉर्ड्स थे, नॉर्दर्न एरिया के जो भी लैंडलॉर्ड्स थे, ये भी इनसे नाराज़ थे, ब्रिटिशर्स थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनके ज़मीन पे कब्जा कर रखा था, बहुत सारा ज़मीन को ले लिया था, और लॉर्ड डलहौजी थे, बहुत सारे कॉलोनीज को एनेक्स करते चले जा रहे थे। तो रिलीजन, कास्ट, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये इंडियंस को बहुत इंफीरियर फील कराते थे, उन्हें अब्यूज़ कर देना, उन्हें मार देना, बहुत सारे ऐसे काम करते थे, और वो कन्विक्ट भी नहीं होते थे, उन पे जल्दी केसेस, उनको पनिशमेंट भी नहीं मिलता था। तो बहुत सारे फैक्टर हैं सिपाही म्यूटनी के। और आफ्टर 1858 जब सिपाही म्यूटनी हुई तो ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर फेंक दिया और इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब 1858 के बाद 1858 तक जो भी चला, जो रूल्स रेगुलेशन बने वो आपके कंपनी रूल में चले गए। 1858 से 1947 के बीच में क्राउन रूल का पीरियड चलेगा, जहां ब्रिटेन ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया को डायरेक्टली कंट्रोल किया, ठीक है। तो ये जो 1858 टू 1947 का पीरियड रहेगा, ये क्राउन रूल का पीरियड रहेगा। और भारत को जब आज़ादी मिली 1947 में, इसके बाद बात आई कि भाई देश आज़ाद हुआ तो उसका अपना एक संविधान होना चाहिए। उस संविधान को फ्रेम करने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 में, जो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स हुआ। तो ये रही पूरी कहानी। अब देखिए आज का हमारा ये जो लेक्चर है, हम आज पढ़ने वाले हैं कंपनी रूल। तो ये जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना वो एकदम से नहीं बन गया, इसके बैकग्राउंड में बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते रहे, बहुत सारे इवेंट्स हुए, बहुत सारी घटनाएं हुए, बहुत सारे, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी आई ट्रेडिंग करने के लिए, वो धीरे धीरे टेरिटोरियल पावर बनी, पॉलिटिकल पावर के रूप में उभरी। सो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनते गए। कुछ ब्रिटिश क्राउन ने पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश किया, फिर उसके बाद इंडिया को डायरेक्ट कंट्रोल करने की कोशिश किया, तो उसने बहुत सारे रेगुलेशंस बनाए, बहुत सारे एक्ट बनाए, बहुत सारे चार्टर्स बने। तो ये जो सारी चीज़ें, अब एक रेगुलेशंस आ रहे थे, उसके बाद एक और आता, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करके, फिर उसमें इंप्रूवमेंट करके एक नया एक्ट आता। तो ये सारी जो डेवलपमेंट्स, ये जो घटनाएं, इवेंट्स हो रही थी, ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे इंडिया गवर्नमेंट का जो लीगल सिस्टम है, इंडियन गवर्नमेंट का लीगल सिस्टम के फ्रेमअप करने में, इसको एक शेप देने में इन सारी घटनाओं ने बहुत मदद की। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे इनके जो इम्प्रूवमेंट्स है, इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। सो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, एक ट्रेडर्स के रूप में, एक टेरिटोरियल पावर, एक पॉलिटिकल पावर के रूप में उभरना, फिर ब्रिटिश क्राउन का इंडिया पर डायरेक्ट कंट्रोल करना, ये जो सारा चीज़ हो रहा था, और इन सबको लगाने के लिए जितने भी रूल, रेगुलेशंस, एक्ट सब आ रहे थे, उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स आ रहे थे, इन सब चीज़ों ने इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का लीगल सिस्टम, ये जो लीगल फ्रेमवर्क है, उसको सेटअप करने में बहुत सारी मदद की। सो आज हम वही सब देखने वाले हैं कि आखिर वैसे क्या क्या रेगुलेशंस, कौन कौन से एक्ट और कौन कौन से चार्टर्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल फ्रेमवर्क को सेप करने में, सेप देने में मदद की। आज हम सब कुछ देखने वाले हैं। और आज हम जो देखने वाले हैं वो हम पहला देखने वाले इस लेक्चर में कंपनी रूल, कि जो 1773 से 1858 का पीरियड रहा ना, इसमें ऐसे कौन कौन से रेगुलेशंस आए, एक्ट आए, चार्टर्स आए, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल फ्रेमवर्क को सेपअप करने में मदद की, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकॉर्पोरेट किया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश रूल इन इंडिया अंडर 2 मेजर हेडिंग। पहला है कंपनी रूल और क्राउन रूल। आज हम कंपनी रूल को पूरा देखने वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे क्राउन रूल को। अब हम देखते हैं कंपनी रूल। सो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस रूप में आए थे? ट्रेडर्स के रूप में आए थे, और यहाँ ट्रेड करने आए थे। अब ये धीरे धीरे इन्होंने अपनी टेरिटोरियल पावर के रूप में ये उभरने लगते हैं, फिर पॉलिटिकल पावर के रूप में उभरने लगते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि दीवानी मिलने के बाद ये जो टैक्स कलेक्ट करने का पावर था, ये बहुत बड़ा पावर था। अब आप समझो, टैक्स कौन कलेक्ट करती है? सरकार कलेक्ट करती है। तीनों जो दीवानी मिली थी 1765 में, ओवर बहुत बड़े एरिया पे मिली थी, तो ये टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, एक टेरिटोरियल पावर, एक पॉलिटिकल पावर के रूप में उभर रहे थे, और ट्रेड तो कर ही रहे थे। सो
ब्रिटिश क्राउन क्या देखती है कि बहुत सारे जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, जो वहाँ बड़े बड़े ऑफिसर काम करते थे, ये जब इंग्लैंड लौटते थे तो ये वहाँ जाकर बहुत एकड़ से एकड़ में फार्म खरीद लेते हैं। वो देख रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट देख रही थी कि भाई कंपनी के लोग तो बड़ा एक रिच लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं और काफ़ी पैसा यहाँ से उठा उठा के ले आ रहे हैं। आप एक चीज़ नोटिस करना, दीवानी के बाद जो बहुत बड़ी बात हुई वो क्या हुई कि देखो, पहले ब्रिटिशर्स लंदन से आते थे, पैसा लेके आते हैं, यहाँ से स्पाइसेस सॉल्ट कुछ भी खरीद के ले गए, वहाँ मार्केट में बेचते और पैसा बनाते थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि अब ये यहीं से थ्रू दीवानी, अब ये यहीं से टैक्स से मनी कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स से मनी कलेक्ट कर रहे हैं, उसी पैसे से यहाँ पे ये ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेड करके प्रॉफिट कमा रहे हैं। मतलब यहाँ का पैसा अब धीरे धीरे, इंडिया का पैसा धीरे धीरे लंदन ब्रिटिश गवर्नमेंट को शिफ्ट हो रहा है। यही इंडिया का जो इकोनॉमी था, यहाँ से अब पैसा ट्रांसफर हो रहा है ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश गवर्नमेंट देखती है कि भाई कंपनी के जो भी सर्वेंट से काम करने वाले बड़ा लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, लेकिन कंपनी कभी कभार अपने आप को बोलती थी कि हम घाटे में चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुए। उसी समय अमेरिकन रेवोल्यूशन भी कहीं ना कहीं हो रहा था। बहुत सारे ब्रिटिशर्स जो यूएसए में ट्रेड करने गए थे और वहाँ सक्सेसफुल ट्रेड करने का बाद वो बोल दिए कि भाई यूएसए ही हमारा कंट्री, हमारा ब्रिटिश से कोई लेना देना नहीं है, ब्रिटेन से कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो इस बीच में चल रही थी, तो ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी पे थोड़ी नकेल कसी जाए, थोड़ा इन पे कंट्रोल बढ़ाया जाए। तो इन पे कंट्रोल बढ़ाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप इन्होंने लिया, वो लाए कंपनी रूल में जो पहला रेगुलेशन ये लेके आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। मैंने आपको बोला है कि आज हम कंपनी रूल पूरा पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला स्टेप, इट वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए जो पहला स्टेप लिया गया था, पहली नकेल जो कसी गई थी उस 1773 में थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट कसी गई थी। अब देखो ये क्या कर रहा था, इट रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोनों कैपेसिटी में काम करी थी, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। वो नियम भी बनाते थे, उसको इम्प्लीमेंट भी करते थे, ठीक है। जबकि देखो पॉलिटिकल पावर क्या हुआ, हमारा स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर है, वो नियम कानून बनाते हैं, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जैसे डीसी हुआ चाहे और भी अधिकारी हुआ, ये क्या करते हैं, उस नियम को इम्प्लीमेंट कराते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों काम कर रही थी, वो नियम भी बना रही थी और उसे खुद इम्प्लीमेंट भी कर रही थी। तो पहले तो कंपनी के दोनों फंक्शन को इसने रिकॉग्नाइज किया कि इसके पॉलिटिकल फंक्शंस क्या है, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या है। ऑल्सो इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। हम देखते हैं आगे इस पॉइंट को। देखो इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या किया गया कि गवर्नर ऑफ बंगाल को डिजिग्नेट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने। अब आप समझो, देखो जैसे मैंने बताया था कि इनके ट्रेडिंग पोस्ट कलकत्ता में भी था, बंगाल में भी था, मद्रास में भी था। तो पहले बंगाल प्रोविंसेस, मद्रास प्रोविंसेस, कलकत्ता प्रोविंसेस में एक एक सेपरेट गवर्नर हुआ करते थे। जो बंगाल, ये हुआ आपका मद्रास प्रेसिडेंसी, ये हुआ बंगाल प्रेसिडेंसी, और ये हो गया मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, और एक हो गया आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ये जो तीनों प्रेसिडेंसी थे, इसमें अलग अलग गवर्नर थे जो वहां के हिसाब से फैसला लिया करते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, और इन दोनों प्रेसिडेंसी को इसका सबऑर्डिनेट कर दिया। मतलब अब जो कलकत्ता या बंगाल का जो गवर्नर होगा वो गवर्नर जनरल होगा। अब मद्रास और बॉम्बे के दोनों गवर्नर इसको रिपोर्ट करेंगे। तो देखो ये हुआ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी बात मैंने यहाँ करी थी। ये जो पॉइंट था कि इट लेट द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। एक्चुअली देखो, तुमको अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो किसी एक आदमी को पावर देना होगा, अपना पावर को किसी एक आदमी को वेस्ट करना होगा, वो बाकी सबको कंट्रोल करेगा, तभी तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा। सो इसने क्या किया कि बंगाल के गवर्नर को पावर दे दी कि वो बाकी दोनों जो प्रेसिडेंसी है, मद्रास और बॉम्बे, इनके गवर्नर्स को कंट्रोल कर सके। तो एक तरह से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होगा वो कंट्रोल करेगा
मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर को। अब इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर थे, ठीक है, जो इस गवर्नर जनरल के काम में इसको असिस्ट करते। अब देखो, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वेयर मेड इंफीरियर टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सिंपल सा बात था कि भाई मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स को के कुछ पावर को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में, और ये दोनों इसको रिपोर्ट करते, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिपोर्ट करते, ठीक है। मतलब सिंपल से कहने का मतलब ये समझो कि वार और पीस करने का जो पावर था ना, अब वो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स के पास नहीं था। बाकी उनके पास पावर थे, ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ा फैसला लेना है, कहीं वार करना है, कि किसी से पीस ट्रीटी करनी है, तो इसके लिए उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सहमति लेनी पड़ेगी। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके साथ ही साथ क्या हुआ कि 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। और इस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते और 3 अदर जजेस होते, और जो पहले चीफ जस्टिस थे वो थे एलिजा इम्पे। देखो, ये जो कंसेप्ट है ये कहीं ना कहीं हमारे लीगल सिस्टम का एक नींव रखा। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे भी सुप्रीम कोर्ट्स हैं, चीफ जस्टिस होते हैं। तो ये देखो, यही सब मैं बात कर रहा था कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले उसके बैकग्राउंड में कौन कौन से ऐसे इवेंट हुए जिसने हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे गवर्नमेंट का लीगल सिस्टम फ्रेमवर्क को सेटअप करने में मदद की। जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट अभी आपने देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हेड बना दिया और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर है उसको उसके अंडर में डाल दिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिपोर्ट करते, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डायरेक्टली रिपोर्ट करता था ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो रिपोर्ट करता, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रिपोर्ट करता। इसके साथ ही साथ 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस बने, और जो पहले चीफ जस्टिस बने वो था एलिजा इम्पे। नाम याद रखना आप। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट इस रेगुलेशन में क्या है कि प्रोहिबिशन ऑफ द कंपनी सर्वेंट फ्रॉम एंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड। जो ब्रिटिश क्राउन थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट थे, वो देख रही थी कि कंपनी के सर्वेंट्स ना बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। जो ऑफिसर्स थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, बहुत पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। पोस्टिंग के लिए काफ़ी बोलियां लगती थी। तो ये देखते थे कि यहाँ से जाते हैं, इंडिया से जाते हैं तो वहाँ पे वो जाके बहुत पैसा लेके आते हैं। उन्होंने बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे फार्म्स खरीद रखे हैं, बहुत एक वेल्दी लाइफ जी रहे हैं। प्लस इनकी जहाँ पोस्टिंग होती थी ना, जैसे हर एक प्रोविंसेस में जिस राज्य में पोस्टिंग है वहाँ के राजे रजवाड़े इनको बहुत सारा फेवर्स दिया करते थे, नौकर चाकर, खाने की सुविधा, रहने का, ठहरने का। तो इनको बहुत तरह के मतलब कि इनको बहुत तरह की सुविधाएं प्राप्त थी। तो कंपनी ने कहा कि अच्छा, इनको इतना सुविधा मिल गया है ना, इसलिए ये हमारे हक में ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए कंपनी ने इन पर भी नकेल कसा और बोला कि कंपनी का कोई भी सर्वेंट किसी भी प्राइवेट ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दूसरा बात है, किसी भी तरह का फेवर या ब्राइब नहीं लेगा, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने शॉर्ट में लिखा है कि कंपनी सर्वेंट्स वर डिप्राइव्ड ऑफ टेकिंग ब्राइब एंड फेवर फ्रॉम इंडियन प्रिंसली एस्टेट्स। उनको सिर्फ अपना काम करना है और किसी भी तरह का प्राइवेट जो खुद का कुछ ट्रेड नहीं कर सकते हैं कि हाँ यार हम वेल्दी पोजीशन पे हैं, पैसा है तो चलो हम भी अपना कुछ छोटा मोटा धंधा कर लिए, कमा लेते हैं, वैसा नहीं कर सकते थे वो। अब देखो, अब इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे भी अपनी नकेल कसी। अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या थे, मैंने बताई थी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो 215 मेंबर थे, जिसमें एक गवर्नर और 24 डायरेक्टर थे। यही जो डायरेक्टर्स थे ना, यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जो लंदन में बैठते थे। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पे जो मालिकाना हक था, ईस्ट इंडिया कंपनी पे जो मालिकाना हक था, जो गवर्निंग बॉडी थी इसकी, जो गवर्निंग बॉडी बोलते हो ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी, वो कौन थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। वो कौन थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही इसके गवर्निंग बॉडी थे। तो इन्होंने इस पे भी नकेल कसी। इन्होंने बोला कि आपको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यह बोला गया कि रिवेन्यू मैटर्स पे, सिविल मैटर पे और मिलिट्री मैटर पे, ये तीनों मैटर्स पे आपको रिपोर्ट हमें देनी होगी। सारे रिपोर्ट्स आपको ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि इसकी गवर्निंग बॉडी थी, वो भी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे भी इसकी नकेल कसी गई, क्योंकि ये भी जो थे लंदन में बैठ के यहाँ से पैसा जा रहा था और वहाँ पे वो पूरा
पैसा कलेक्ट कर रहे थे, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे और इंडिया में पोस्टिंग के लिए काफ़ी घूस भी लिया करते थे। ये भी बड़ा लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। तो ब्रिटिश क्राउन ने इन पे भी नकेल कसा, ठीक है, और बोला कि आपको सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री मैटर पे आपको हमको रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, हमें बतानी होगी सारी बातें। अब आप समझो कि जो कंपनी 1600 में इंडिया आई और 175 ये जो एक्ट आया वो कब आया? 1773 में आया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट जिसके हम बात कर रहे थे, रेगुलेटिंग एक्ट की जिसकी हम बात कर रहे थे। जो कंपनी 175 साल से अपने मोनोपोली से काम कर रही है, अपने हिसाब से टैक्स कलेक्ट कर रही है, ट्रेडिंग कर रही है, कमर्शियल पावर है इसके पास, टेरिटोरियल पावर है, अब पॉलिटिकल पावर के रूप में भी उभर रही है, वो कंपनी पे अगर सडनली आप एक रेगुलेशन ला के अगर उन पे नकेल कसने की कोशिश करोगे तो वो क्या आपसे कोऑपरेट करेंगे? नहीं। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो डिड नॉट कोऑपरेटेड एज वेल। उसने ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके साथ उतना कोऑपरेशन नहीं दिखाया। तो 1781 में एक और एक्ट लाया गया जिसका नाम है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। जो भी डिफेक्ट थे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में, उस डिफेक्ट को सुधार के एक नया एक्ट लाया गया 1781 में, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट या अमेंडिंग एक्ट भी बोलते हैं। क्योंकि भाई 175 साल से कंपनी अपने शर्तों पे काम कर रही थी, अब सडनली ब्रिटिश क्राउन ने उस पर शिकंजा कसने की कोशिश किया तो कंपनी ने सही से कॉपरेट नहीं किया उसको। अब इस एक्ट के फीचर क्या क्या है देखो आप। इसमें दिस एक्ट इज exempted the Governor General and the Executive Council from the jurisdiction of the Supreme Court for the acts done in their official capacity। देखो इस एक्ट में जो सबसे मेजर बात हुई वो हुई कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन था गवर्नर जनरल पे और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे, वो हटा दिया गया। कब? इस एक्ट ने कहा कि अगर गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल अगर कोई भी अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जुरिडिक्शन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का क्वेश्चन उस पर नहीं पूछ सकती है और ना ही किसी तरह का एक्शन ले सकती है। मतलब कि जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओवर गवर्नर जनरल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस पर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। दे आर फ्री। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर वो रिवेन्यू मैटर्स पे, मतलब टैक्स कलेक्शन मैटर पे भी अगर कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में डिसीजन लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट यहां भी उनसे किसी तरह का सवाल या हस्तक्षेप नहीं करेगी। मतलब कि अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर गवर्नर जनरल और उसका काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था, अगर किसी तरह का डिसीजन लेते हैं जो कि रेवेन्यू मैटर्स पे हो या उनके ऑफिशियल कैपेसिटी में किसी और तरह का डिसीजन हो, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिडिक्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, कोई एक्शन नहीं लेगी, कोई सवाल नहीं पूछेगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन अभी भी इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता पे था। तो कलकत्ता उस समय ना बहुत फेमस इसलिए था क्योंकि मेजर जो इंडिया का पॉपुलेशन था 25% लगभग उसमें कलकत्ता में ही था, तो ये भी बहुत बड़ा एरिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन को कलकत्ता में जितने भी रहने वाले हैं उनके ऊपर रखा गया। क्या चाहे सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरह का केस है जो जिसपे कलकत्ता के लोग हैं, वो चाहे हिंदू का केस हो, मुस्लिम केस हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपने हिसाब से डील कर सकती है। हिंदू को हिंदू लॉ के हिसाब से, मुस्लिम को मुस्लिम लॉ के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन कलकत्ता में सारे रहने वाले लोगों पे बना रहा। लेकिन एपलेट जुरिडिक्शन का जो पावर था वो शिफ्ट हो गया। वो क्या, वो देखो, जैसे कोर्टें तो सुप्रीम कोर्ट कब बना? 1774 में कलकत्ता में। लेकिन क्या उससे पहले कोर्ट नहीं थे? कोर्ट तो था, प्रोविंशियल कोर्ट्स थे बहुत जगह। तो अगर प्रोविंशियल कोर्ट में कोई केस आया है और उस केस के अगेंस्ट में कोई अपील की गई है फिर से, तो वो जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, तो कहां जाएगा? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगा। मतलब ये जो एपलेट जुरिडिक्शन था, अगर प्रोविंशियल कोर्ट में कोई केस लड़ा गया, उसका सही जजमेंट नहीं हुआ, किसी ने फिर से अपील करी, तो वो जो केस है अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। हमारे यहाँ क्या है कि हाई कोर्ट में हमने केस किया, अगर उसके फैसले से हम सहमत नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं किया गया। वहां पर ये जो एपलेट जुरिडिक्शन का ये जो पावर था ये शिफ्ट कर दिया गया। कहां से? सुप्रीम कोर्ट से हटा के गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दे दिया गया। ठीक है, कि अगर प्रोविंशियल कोर्ट में कोई केस होता है और उस पर कोई अपील होती है तो अब सुप्रीम कोर्ट वो नहीं जाएगा, वो जाएगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। वो डिसाइड करेंगे कि अब क्या करना है। अच्छा, इसके साथ ही साथ empowered the governor general in council
टू मेक रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। इसके साथ ही साथ गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ये पावर भी दे दिया गया कि जितने भी प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं या बाकी भी जो प्रोविंशियल में जो भी प्रोविंशियल में बहुत सारे काउंसिल्स काम करते थे, तो जितने भी प्रोविंशियल कोर्ट हैं और जो भी प्रोविंशियल काउंसिल्स है उनके ऊपर भी रूल्स रेगुलेशन ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल बना सकती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद पिट्स एक्ट ऑफ 1784 में एक एक्ट आया, पिट्स एक्ट। ये एक्चुअली ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट, इन्होंने इस एक्ट को प्रेजेंट किया था। अभी इस एक्ट में क्या क्या बातें रहीं आप उस बात को देखो, फीचर्स क्या क्या थे इस एक्ट के। इस डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। इसने क्या किया कि कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग बताया, डिस्टिंग्विश किया। देखो कंपनी तो भाई ट्रेड कर ही रही थी, तो कमर्शियल पावर में तो काम कर ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ कंपनी ने टैक्स कलेक्शन भी स्टार्ट कर दिया था। तो जो रेवेन्यू कलेक्शन का पावर था वो भी कंपनी के पास आ चुका था। कैसे? 1765 में दीवानी से। सो उसने बोला कि यार तुम ट्रेड कर रहे हो तो कमर्शियल पावर, एक व्यापारी के रूप में, एक बिजनेसमैन के रूप में काम कर रहे हो, फिर तुम टैक्स भी कलेक्ट कर रहे हो। टैक्स कौन कलेक्ट करता है? सरकार का काम है टैक्स कलेक्ट करना। तो तुम पॉलिटिकल पावर के रूप में भी काम कर रहे हो, तुम सरकार हो कि ट्रेड कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसने इसका जो कमर्शियल और पॉलिटिकल पावर है दोनों को डिस्टिंग्विश किया पहले तो। उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वे अलाउड टू मैनेज द कमर्स। अब देखो यहाँ पे ना ड्यूअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट आएगा, ड्यूअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आने वाला है। अब आप समझना कैसे, पहले देख लो मैं जो लिख रहा हूँ। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वेर अलाउड टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एस्टैब्लिश्ड टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। दिस एस्टैब्लिशेस सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। आप समझो, जब इसने बता दिया कि तुम्हारे कमर्शियल फंक्शंस अलग है, पॉलिटिकल फंक्शंस अलग है, तो भाई अब कमर्शियल फंक्शन को कौन मैनेज करेगा, अब पॉलिटिकल फंक्शन को कौन मैनेज करेगा? तो जो कंपनी का जो मालिकाना हक जिनके पास था, जो गवर्निंग बॉडी थे कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने पहले भी बताया है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया कि तुम कमर्शियल अफेयर को मैनेज करोगे। ये जो कमर्शियल अफेयर है इसको कौन मैनेज करेगा? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करेंगे। और सारे पॉलिटिकल अफेयर्स कि जो भी नियम कानून बनेंगे और उनको इंप्लीमेंट मैनेज करवाना, ये सारा जो होगा, टैक्स कलेक्ट करना, रेवेन्यू मैटर पे, सिविल मैटर पे, मिलिट्री मैटर पे, ये सारे के सारे कंट्रोल एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना के इनको दे दिया गया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कमर्शियल मैटर को देखना, और जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस हैं वो सारे के सारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को दे दिए गए। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एस्टैब्लिश किया गया। जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लंदन में बैठते थे, वैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी लंदन में ही बैठता था, लेकिन ये डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता था। अब आप समझो ड्यूअल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट कैसे आया। एक तो देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल कैपेसिटी में कमर्शियल फंक्शन को देखेंगे। ये तो रिपोर्ट देंगे ही ब्रिटिश क्राउन को, लेकिन एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना जो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन मैनेज कर रहे थे, वो वहां से रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे थे, और कंपनी के सारे पॉलिटिकल फंक्शंस को अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रही थी। तो एक ड्यूअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट की सिग्निफिकेंस क्या कहते हैं? तो फॉर द फर्स्ट टाइम द कंपनी टेरिटोरीज इन इंडिया वेर कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन मैनेज्ड बाय द EIC। पहली बार भारत में जो टेरिटोरियल पोजीशन ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैनेज कर रखी थी, जो जिन्होंने टेरिटोरी कैप्चर कर रखा था, वो एक टेरिटोरियल पावर के रूप में उभर चुके थे, उन सारे टेरिटोरी को ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटोरी नहीं बोल के ब्रिटिश पोजीशन बोला गया कि भाई ये ब्रिटिश पोजीशन है इंडिया में, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज करती है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट गेन्ड द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द अफेयर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाने के बाद और इस एक्ट के आने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल मिल गया कंपनी के सारे अफेयर्स पे। ठीक है, मतलब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, इसको बनाने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंप्लीट सुप्रीम कंट्रोल आ गया किस पे? ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अफेयर्स पे, चाहे जो भी चीज घट रही थी। अब हम देखते हैं आगे। अब उसके बाद आता है एक्ट ऑफ 1786। देखो एक्ट ऑफ 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया जाने के बाद था, लेकिन इन्होंने तो अपनी दो शर्तें रख दी। मतलब जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ऑफर किया गया कि आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज ए ज्वाइन करो, तो इन्होंने अपने दो डिमांड्स रख दिए। वो डिमांड्स क्या क्या थे आप देखो।
पहला इनका डिमांड था कि ही शुड बी गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द काउंसिल इन स्पेशल केसेस। हमने क्या बात करी थी कि गवर्नर, पहले मद्रास प्रेसिडेंसी था, बॉम्बे और कलकत्ता, जो कलकत्ता जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी भी था, तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इसको असिस्ट करने के लिए एक एक्सिक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई थी 4 मेंबर्स की। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि हम आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट ऑफर एक्सेप्ट करेंगे अगर आप हमारी 2 शर्तें मानो। पहला शर्त ये था कि ही शुड बी गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। ये काउंसिल में ये जो 4 लोग बैठे हैं जो इसको असिस्ट करते, जो इसके डिसीजन में हेल्प करते थे, कुछ पावर्स मुझे ऐसे दो किसी किसी मुद्दे पे जहां हम इनके डिसीजन को ओवरराइड करके भी खुद का डिसीजन ले सके। और दूसरा, ही वुड बी द कमांडर इन चीफ, मतलब ब्रिटिश फोर्सेस जो भी थी इंडिया में, उसमें इंडियन सोल्जर्स भी थे, एंग्लो इंडियन सोल्जर्स भी थे, तो ब्रिटिश फोर्सेस जितने भी इंडिया में थे वो सबका कमांडर इन चीफ ये रहेंगे। मतलब कौन सी लड़ाई लड़ी जानी है, कहाँ लड़ी जानी है, इन सब पे इन्हीं का लास्ट फैसला होगा। ये बोलेंगे तो होगा, नहीं वरना नहीं होगा। मतलब ही विल बी द कमांडर इन चीफ ऑल द ब्रिटिश फोर्सेस दैट वेर एक्चुअली हेल्ड इन इंडिया। ये 2 शर्तें रखी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बहुत ही हमारे लीगल सिस्टम को सेव अप करने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। हम देखेंगे बाद में इसको भी। कॉर्नवालिस कोड भी आया हुआ है। अब देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या क्या बातें हुई, इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या थे। ओवरराइडिंग पावर ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस वेयर एक्सटेंडेड टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ द प्रेसिडेंसी। देखो इन्होंने कहा, इन्होंने क्या डिमांड किया था कि भाई कुछ मामलों में, कुछ मुद्दों में मुझे ऐसा पावर दो कि मैं एक्सिक्यूटिव काउंसिल के भी डिसीजन को ओवरराइड करके खुद कुछ डिसीजन ले सकूं। तो ये जो ओवरराइडिंग पावर का डिसीजन का जो इनका ये डिमांड था ना, ये फ्यूचर में आगे जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे उन सबके लिए एक्सटेंड कर दिया गया। और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंसी गवर्नर है, जैसे देखो बंगाल का गवर्नर को तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, लेकिन मद्रास और प्रेसिडेंसी गवर्नर तो अभी भी गवर्नर है, तो बाकी जो भी गवर्नर है उनको भी अपने काउंसिल पे ओवरराइड करने का ये पावर एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब आप फ्यूचर में जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे और जितने प्रेसिडेंसी गवर्नर होंगे उन सब के पास एक तरह का वीटो पावर चला गया कि वो अपने काउंसिल के डिसीजन को कुछ मुद्दों पे ओवरराइड कर सकते हैं। अब गवर्नर जनरल वाज गिवन मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। देखो पहले तो इसे जब गवर्नर जनरल को बंगाल को, जब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया तो उसमें तो मद्रास और बॉम्बे गवर्नर इंफीरियर हो ही गए थे, लेकिन उसमें कुछ कम पावर छीना गया था। यहाँ पे उनसे और ज़्यादा पावर ले लिया गया और ज़्यादा नकेल कस दी गई मद्रास और बॉम्बे गवर्नर पे। इनका कंट्रोल जो था ना गवर्नर जनरल का, वो इन दोनों प्रेसिडेंसी से मद्रास और बॉम्बे के प्रेसिडेंसी गवर्नर पे और ज़्यादा बढ़ गया। मतलब इनकी और पावर को, मद्रास और प्रेसिडेंसी गवर्नर के पावर को और कम कर दिया गया। अब देखो ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडेड फॉर 20 ईयर्स। अब आप समझना, ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है, यहाँ से कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। सो बेसिकली अब 1793 से कंपनी को 20 साल के ट्रेड मोनोपोली के लिए और बढ़ा दिया गया। मतलब ये 1813 तक इनको ट्रेड मोनोपोली के राइट्स मिल गए। अभी देखो दिक्कत क्या आ रही थी, ये पॉइंट है कि ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया वाज एक्सटेंडेड बाय 20 ईयर। देखो आप तो लोगों ने नेपोलियन बोनापार्टे का नाम सुना होगा। उन्होंने कंटिनेंट रूल लगा रखा था कि जो भी कंट्री फ्रांस को किसी दूसरे जगह व्यापार ट्रेड करने से रोकेगी हम उसके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो भाई इंग्लैंड में बहुत सारे ट्रेडर्स थे, बहुत सारी कंपनियां थी जो इंडिया में आकर ट्रेड करना चाह रहे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतना पैसा ला रही है, इंडिया से भर भर के पैसा ला रही है और बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें ही मौका दिया जाए। लेकिन भाई हमें भी फ्रांस में जाके बिजनेस करना है, ट्रेड करना है, हमें ही मौका दिया जाए। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा था कि वो जो नेपोलियन बोनापार्टे जो कि फ्रेंच मिलिट्री लीडर थे, उन्होंने ये कंटिनेंट लॉ लगा दिया था, तो बहुत लोग फ्रांस में जाके बिजनेस नहीं कर पा रहे थे। तो वो ब्रिटिश क्राउन पे, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी पे जो वेल्दी फैमिलीज थे, जो ट्रेडर्स थे, जो रिच मर्चेंट्स थे, वो ब्रिटिश क्राउन को प्रेशराइज कर रहे थे कि भाई ये जो ट्रेड मोनोपोली क्या लगा के रखे हो कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में ट्रेड करेगी, इसको आप हटाओ वहाँ से, इसको हटाओ, तभी हमें भी तो मौका मिले दूसरे कंट्री में जाकर ट्रेड करने का। उन्हें फ्रांस से ट्रेड करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिससे वो लोग बोल रहे थे कि भाई अब कंपनी को हटाओ, उसका ट्रेड मोनोपोली हटाओ, हम डायरेक्टली रूल करेंगे। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी तो बहुत पावरफुल थे।
ये यहाँ से इतना पैसा ले आ रहे थे, वो ब्रिटिश क्राउन को, गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा दे रहे थे, उनका भी बहुत अच्छा खासा लॉबी था वहाँ पे। तो इन सब को देखते हुए उन्होंने अपना ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर लिया, जो कि 1793 से एक्सटेंड करके 1813 तक अपना ट्रेड मोनोपोली ले लिया, 20 साल के लिए एक्सटेंड कर लिया। अब इसमें जो बात है, ये जो आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1793 है, इसमें एक और पॉइंट है कि कमांडर इन चीफ शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल अनलेस अपॉइंटेड, कि जो कमांडर इन चीफ होगा वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल का मेंबर नहीं होगा अंटिल उसको अपॉइंट किया जाए। अब देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वेयर टू बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू। ये देखो, अब इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से यूज किया जाएगा, यहाँ का पैसा इनका बोलना था कि जितने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल में हैं, देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्यों बना था, पॉलिटिकल फंक्शंस को मैनेज करने के लिए, जो कि ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्टली अंडर में था, और ये बैठते थे कहाँ थे, लंदन में थे। तो ये बोला गया कि जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और इनके जितने भी स्टाफ है, इन सब का पेमेंट इंडियन रेवेन्यू से किया जाए, जो वहाँ से टैक्स कलेक्ट होते हैं उन्हीं से इनका पेमेंट दिया जाए। अब हम देखते हैं, अब चार्टर एक्ट आएगा 1813 में। काफ़ी गर्मी है फ्रेंड्स, आई होप मैं जो बता रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अब देखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, अब देखो ट्रेड मोनोपोली जो कि 93 से बढ़ा के 20 साल के लिए बढ़ाया गया, तो 13 में अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था कि सिर्फ वही वो इंडिया में आकर ट्रेड कर सकते हैं, इस ट्रेड मोनोपोली को बंद कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया इनको। लेकिन फिर भी कुछ मोनोपोली दी गई, कि इनको मोनोपोली दिया गया कि तुम चाइना से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, ओनली मोनोपोली ऑफ द ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड इन टी वाज ग्रांटेड, कि भाई चाय के मैटर में और चाइना के साथ तुम्हारा जो मोनोपोली है वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो ट्रेड मोनोपोली कंपनी का था इंडिया में, उसको एबॉलिश कर दिया गया। अब बाकी दूसरे भी ब्रिटिश मर्चेंट्स, ट्रेडर्स आके इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट जो है कि इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटोरी, कि भाई अब उन्होंने बताना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये जो तुम बोलते हो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटोरी है, एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी का है नहीं, इन सब का मालिकाना हक, ये इन सब का जो गॉडफादर है ना ब्रिटिश क्राउन है। इन्होंने ये बात एसर्ट की फिर से कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है, जो भी कंट्रोल है ये सब कंट्रोल जो है ना, सबका मालिक कौन है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश क्राउन है। इसके साथ ही साथ इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया आने के लिए अलाउ किया कि आप जाओ वहाँ अपने धर्म का प्रचार करो, अपना टीचिंग को बढ़ाओ, ठीक है। तो ये पॉइंट्स रहे, अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया एंड स्प्रेड द टीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी। इसके साथ ही साथ दो पॉइंट्स और हैं, इट प्रोवाइडेड द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द ब्रिटिश टेरिटोरीज इन इंडिया। वो देख रहे थे कि इंडिया के लोग में वेस्टर्न एजुकेशन है नहीं, तो पहली बार इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, और इसके लिए लगभग 1 लाख का फंड भी सैंक्शन किया था, ठीक है, कि भाई अब भारत में भी ब्रिटिश जो भी ब्रिटिश टेरिटोरीज इंडिया में है, जो उनके कंट्रोल में जो पोजीशन में है, उनमें वेस्टर्न एजुकेशन इंप्लीमेंट किया जाए। देखो ये वहाँ का वर्नाकुलर एजुकेशन को नहीं प्रायोरिटी दे रहा है कि भाई जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारे धर्म में ग्रंथ में तुम उसको पढ़ो, नहीं, ये वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, देखो वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट थे ना, छोटे छोटे प्रोविंसेस के में जो लोकल गवर्नमेंट थे, उनको कुछ ज़्यादा अधिकार था नहीं, टैक्स कलेक्शन का तो बिल्कुल अधिकार नहीं था। तो जो वहाँ के पीजेंट्स थे, किसान थे, भाई किसी को कोई ट्यूबवेल लगवाना है, किसी को खेती के लिए पानी चाहिए, छोटा मोटा डैम रिजर्वायर बनाना है, टैंक्स बनाना है, तो इसके लिए भी उनको वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट थे ना, कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते थे, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन का पावर नहीं था। सारा टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करती थी, या फिर आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू कलेक्ट होता था और सीधे चला जाता था ब्रिटेन। लेकिन अब इन्होंने क्या किया ना कि इन्होंने लोकल गवर्नमेंट को बोला कि नहीं, तुम भी टैक्स इम्पोज करो, ठीक है, और जो छोटे मोटे लोकल एरिया में जो फंक्शंस हैं, जो तुम्हारे नीड्स है, उसको पूरा करो। देखो पहले ही ना किसान फार्मर सबके लगी पड़ी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट में इतना सारा टैक्स इम्पोज करके रखा हुआ था, उसके बाद अगर ये लोकल गवर्नमेंट टैक्स लगाएंगे तो कहाँ बचने वाले हैं। ये सिर्फ लोकल गवर्नमेंट को खुश करने का तरीका था। इन लोगों को लगता था यार हमारा कोई पावर नहीं है, हमको टैक्स कलेक्शन का कोई पावर नहीं, दिया हुआ पैसा हमारे पास रहते नहीं है, ठीक है, हम सिर्फ काम कर रहे हैं। तो ये जस्ट इनको समझ बाग दिखाया गया, इनको बस खुश किया गया था। अब इसके मतलब पहले से टैक्स ब्रिटिश सरकार लगा रही है, अब ये लगा देंगे, किसान फार्मर्स तो सब मर जाएंगे ऐसे ही। तो भाई ट्रेड मोनोपोली तो वहाँ 1830 में क्लोज हो गई, 1813 में। अब देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ये क्या लेके आया है, इस एक्ट के फीचर क्या है।
देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज डिजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये पहली बार थी जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया, और पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने, याद रखिएगा। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया किस एक्ट में? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। मतलब ये कुछ वैसा ही है, समझ लो। इसका अगर मैं एनालॉजी करता हूँ तो ये लगभग प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जैसा पोस्ट है। होल एंड सोल जो इंडिया में रिप्रेजेंट करता था ब्रिटिश क्राउन को, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, अब देखो, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वे टेकन अवे एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैड द एंटायर लेजिस्लेटिव पावर। देखो, मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को तो धीरे धीरे किया ही गया था। सबसे पहले बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिए, कुछ पावर यहाँ से छीन लिया वार एमपीज का, फिर नेक्स्ट में कुछ पावर को और कम कर दिया, और अब फाइनली जो भी लेजिस्लेटिव पावर, थोड़ा बहुत कानून बनाने का, जो भी नियम बनाने का उनके पास ताकत था, उसको भी छीन लिया गया और सारा पावर वेस्ट कर दिया किसके हैंड में? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास में टेकन अवे, कानून बनाने की सारी शक्ति इनसे छीन ली गई। अब जो भी लेजिस्लेटिव पावर पे, इंटायर लेजिस्लेटिव पावर कहाँ वेस्ट कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हैंड में वेस्ट कर दिया गया। ठीक है, इंटायर लेजिस्लेटिव पावर वेस्टेड इन हैंड ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स थे। तीसरे देखो, इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज इट बिकम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टेटस क्या रहा? अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, वो उसकी सारी एक्टिविटी जो थी, कमर्शियल पावर तक उसके छीन गए। अब वो सिर्फ जो थी ना, वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई थी। मतलब ब्रिटिश क्राउन में जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो भी नियम कानून बनाते, जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंप्लीमेंट होता है, वो सिर्फ इसको एडमिनिस्टर करते थे और कुछ नहीं कर सकते हैं। दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 attempted to introduce a system of open competition for the selection of civil servant, but this was opposed by the court of directors। इसको समझो। देखो, इंडिया में जो कंपनी के सर्वेंट थे ना, वो वहाँ पे जो सर्विसेज थे वो 2 तरह के थे। एक कोवेरेंटेड सर्विस थे, एक नॉन कोवेरेंटेड सर्विस थे। ये जो कोवेरेंटेड सर्विस थे ना, इसमें ऑफिसर ग्रेड के लोग चुन के आते थे, जो हायर रैंक के होते थे, बड़े ऑफिसर्स। और ये जो नॉन कोवेरेंटेड सर्विस है ना, ये छोटे क्लर्क्स जो छोटे ऑफिसर्स हैं वो रहते थे। स्मॉल ऑफिसर जो भी थे, स्मॉल रैंक्ड ऑफिसर जो थे, वो इसमें थे। पहली बार ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि नहीं भाई, आप जो सिविल सर्वेंट हैं वहाँ पे, उनमें इंडिया के लोगों को भी भागीदारी दी जाए। एक ओपन कंपटीशन करके सिविल सर्वेंट का रिक्रूटमेंट किया जाए, ताकि अब इंडिया के लोग भी जो कोवेरेंटेड सर्विसेज हैं, ये जो ऑफिसर ग्रेड के सर्विसेज है, इसमें अपने आप को ला सके, एक भागीदारी निभा सके। लेकिन ये बात को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने खारिज किया, अपोज किया। देखो क्यों? देखो क्या होता था ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लंदन में बैठते थे, और जो वहाँ ब्रिटेन की वेल्दी फैमिली थी ना, वो इनको काफ़ी ब्राइब देती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, ताकि उनके बच्चों की पोस्टिंग यहाँ इंडिया में हो सके। क्योंकि उनको पता था कि बहुत पैसा है वहाँ पे, इतना पैसा इंडिया से ब्रिटेन जा रहा था। तो इन सब बातों को लेकर इन्होंने बोला कि नहीं यार, तुमने हमारी ट्रेड मोनोपोली छीन ली, कमर्शियल ट्रेडिंग के हमारा जो कमर्शियल फंक्शन था उसको भी तुमने बैन कर दिया। अब मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना के रखो, कम से कम इस चीज़ को मत करो। इसलिए उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको अपोज किया कि नहीं, सिविल सर्वेंट का जो भी रिक्रूटमेंट है ओपन कंपटीशन पे नहीं होगा। मतलब कोई भी इंडियंस कोवेरेंटेड सर्विसेज में ऑफिसर ग्रेड में फिलहाल नहीं कार्य कर पाएंगे। अब देखो, चार्टर एक्ट आया फाइनली 1853। अब इस एक्ट में क्या हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट रहा, अब समझना है इसको। इस एक्ट के जो फीचर्स थे ना, जो सबसे पहला फीचर्स था कि लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वेयर सेपरेटेड। कि अब जो गवर्नर जनरल काउंसिल है, उसका लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव फंक्शन को पहले तो सेपरेट किया गया कि भाई कानून बनाने का और कानून को एक्सिक्यूट करने का, जो नियम बनेंगे उसको एक्सिक्यूट करने के दोनों फंक्शन गवर्नर जनरल काउंसिल के, ये 2 अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, तो इसको पहले सेपरेट करो। एक न्यू बॉडी वाज एस्टैब्लिश, दैट इज गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, विच लेटर केम टू बी नोन एज द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो, लेजिस्लेचर का काम क्या है? कानून बनाना, नियम बनाना। और एक्सिक्यूटिव का काम क्या है? उसको इम्प्लीमेंट करना। तो इस एक्ट में ये बोला गया कि भाई गवर्नर जनरल जो काउंसिल है, उसका जो लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव फंक्शन है वो दोनों अलग अलग है। ठीक है,
तो भाई इसके लिए क्या किया जाए कि जो ये जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है इसको कराने के लिए एक अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाए जिसमें 6 मेंबर्स होंगे, ठीक है, जिसे बाद में इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला गया। तो इस एक्ट में बोला गया कि लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव फंक्शंस अलग हैं, उसको सेपरेट करो गवर्नर जनरल काउंसिल का, और एक नया काउंसिल बनाओ जिसमें 6 मेंबर्स होंगे। कितने मेंबर्स होंगे? 6 मेंबर्स होंगे, जिसे कि हम इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ही बोलते हैं। तो देखो धीरे धीरे ऐसे सिस्टम इवॉल्व हुआ जिसको बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सारे इंप्रूवमेंट्स को लिया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया और संविधान बनाया गया। तो ये जो अभी हम सब पढ़ रहे हैं ना, इन्हीं चीज़ों के लिए पढ़ रहे हैं कि भाई क्या क्या बैकग्राउंड में डेवलपमेंट्स हुए, किन किन चीज़ों को क्या क्या डेवलपमेंट हुए, क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे कैसे उस सब में इम्प्रोवाइजेशन हुआ, जिससे हम बाद में उन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिया है। तो अब जो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, इसे बाद में हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ही बोलते हैं। इसमें 6 मेंबर्स होंगे जिनका मेनली काम क्या होगा? लेजिस्लेचर का काम होगा, कानून बनाने का काम होगा। ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। अब देखो 33 में क्या बात करी गई थी कि भाई एक ओपन कंपटीशन कराया जाए सिविल सर्वेंट्स के लिए, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अपोज किया गया था। फिर 1853 में उस प्रावधान को लाया गया कि नहीं भाई ओपन कंपटीशन कराया जाएगा सिविल सर्वेंट के रिक्रूटमेंट के लिए, और इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई जिसे मैक्वेले कमेटी बोलते हैं, जो 1854 में बनी कि सिविल सर्वेंट का रिक्रूटमेंट ओपन कंपटीशन से होगा। अब इंडियन भी कोऑपरेटिव सर्विसेज में काम कर पाएंगे। अब कंपनीज रूल वाज एक्सटेंडेड बट विदाउट टाइमलाइन एंड इट अलाउड टू रिटेन द पोर्शन ऑफ द इंडियन टेरिटोरी। अब देखो कंपनी का जो रूल था ना, उसको कुछ समय के लिए और बढ़ाया गया, लेकिन समय बताया नहीं गया, ठीक है, और कुछ सालों बाद इसे बंद ही कर दिया जाएगा। अब देखो लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज अलाउड। अब लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब वहाँ के लोकल लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। देखो एक्चुअली इनका क्या बोलना था कि ये जो इंडियन या जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल आप बोल रहे हो, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल आप बोल रहे हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल ये जिसे बनाया गया था, ठीक है, कि भाई सारा लेजिस्लेटिव फंक्शन यही देखेगी, ये 6 लोगों का मेंबर था। तो इनका क्या बोलना था कि भाई तुम ब्रिटेन से क्यों 6 लोग को बुलाओगे, 4 लोग यहीं से ले दो। देखो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी और आगरा की प्रेसिडेंसी थी। तो बोले कि 4 लोग को यहीं से चुन लो। तो अब ये जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें 4 लोग इंडियंस हो जाएंगे और 2 लोग को तुम, ये 4 इंडियंस हो जाएंगे और 2 लोग को तुम ब्रिटेन से बुला लो। तो ये टोटल अब जो ये जो कॉन्सेप्ट रहा ना कि लोकल रिप्रेजेंटेशन, अब यहाँ के लोकली लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ताकि जो भी नियम कानून बने इनमें इनका भी योगदान हो। तो ये जो 6 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी, इस 6 मेंबर कमेटी में वो चाह रहे थे कि सारे लोग ब्रिटेन से आए, लेकिन फिर लोकल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, 6 लोग में से 4 लोग ऐसा करते हैं कि एक मद्रास प्रेसिडेंसी से, एक बॉम्बे से, एक बंगाल से, एक आगरा से उठा लेते हैं, और इस तरह से लोकल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो गाइज आज का हमारा ये जो कंपनी रूल का पीरियड था 1773 से लेकर 1858 तक हमने इसको देख लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा क्राउन रूल पे। सो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो, मैंने जो भी बताया है, और इस पूरे लेक्चर का नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने नीचे दे रखा है, आप उसे ज्वाइन करो। और आई होप जो भी मैंने पढ़ाया होगा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एम लक्ष्मीकांत से ही सारे आपको जो रेफरेंस बुक फॉलो करना है वो क्या फॉलो करना है, लक्ष्मीकांत। आपको अगर मेरे नोट्स के बाद कुछ भी पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 निकालो, मैंने जो भी चीज़ें पढ़ाई हूँ उसी से पढ़ाई है, और मैं पूरे लक्ष्मीकांत को ही कवर करने वाला हूँ। तो आपको जो भी चीज़ें पढ़ना है फिर उसी में पढ़ना है, ठीक है। और धीरे धीरे आप बिलीव में आपका इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन पूरा मक्खन जैसा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टिल देन बाय, स्टे सेफ।